हाँ सर। आज मैं मैट्रिक्स में आप लोगों को थोड़ा सा पूछने की कोशिश करूंगा। पहले आप लोग खुद बता देता हूँ, फिर एक भी डाउट बता दूँ, फिर सबसे पहले प्रॉपर्टी मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी। सर आवाज नहीं आ रहा है। मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी पहले वो प्रॉपर्टीज नोट कर लो, तो मैं एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। फिर आपने जो डाउट्स पूछा था उस डाउट्स को बताते हैं, तभी नया चैप्टर स्टार्ट। एक प्रॉपर्टी है, इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स, ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स, सर अभी स्टार्ट ही किए या फिर कुछ पढ़ाएं अभी? नहीं जस्ट स्टार्ट करो, मैं बस प्रॉपर्टी ए इनटू बी, ये जो मैट्रिक्स है ये अगर दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए इनटू बी का जो डिटरमिनेंट होगा वो इक्वल होगा डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए इनटू डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट है और कंपटीशन में भी बहुत जरूरी है। चार प्रॉपर्टी बता रहा हूँ, तीनों चारों प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लर्न कर लेना एवरी। बोर्ड में कम यूज आएगा, लेकिन अगर आप कंपटीशन का कोई भी एग्जाम दोगे उसमें बहुत ज्यादा यूज आएगा। बोर्ड में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है वो आपने ऑलमोस्ट कर लिया है, इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं, ये प्रॉपर्टी एज कर लेना। लर्न ए बी अगर स्क्वायर है तो ए इनटू बी मल्टीप्लाई करने के बाद डिटरमिनेंट करो या डिटरमिनेंट करने के बाद मल्टीप्लाई करो, बात। एक सेकंड प्रॉपर्टी है ए एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये भी बहुत ज्यादा यूज होता है बट कॉम्पिटिशन एनसीईआरटी में मैंने क्वेश्चन ही देखा और इसमें ज्यादा क्वेश्चन आते नहीं हैं बोर्ड में, बट कॉम्पिटिशन में बहुत क्वेश्चन आते हैं। इसको मैं प्रूव करके बताऊंगा। हम लोगों के सिलेबस में हाँ एक और चीज, कुछ बच्चों ने जो डाउट्स पूछा है वो 4 ऑर्डर 5 ऑर्डर का भी डाउट पूछा है, हमारे सिलेबस में बिल्कुल नहीं है। अगर आप आईआईटी का सिलेबस उठाकर देखें तो साफ साफ लिखा है मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट ऑफ अप टू ऑर्डर थर्ड ऑर्डर की ज्यादा बिल्कुल मत पढ़ना, उसमें क्वेश्चन है छोड़ दो, वो आपके किसी काम में। हम लोग थर्ड ऑर्डर क्लियर करते हैं। मान लो ए मैट्रिक्स है, मैंने मान लिया जो ए मैट्रिक्स है उसके एलिमेंट में थर्ड ऑर्डर करता हूँ, a1 a12 a13 a21 a22 a31 a32 मैट्रिक्स को ऐसे लिखते हैं तो पता है सबको। अच्छा, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? एडजॉइंट आप लोगों ने किया होगा तो पहले माइनस साइन करते हैं, फिर कोफैक्टर, कोफैक्टर के एलिमेंट के लिए सिंबल यूज करते हैं कैपिटल ए, और कोफैक्टर के ट्रांसपोज को ही हम लोग माइनस एडजॉइंट। यहाँ पे आ जाएगा एडजॉइंट लिखा हूं मैं एलएचएस, मैं एलएचएस को सॉल्व करता हूं, एलएचएस इक्वल टू आरएचएस प्रूव करता हूं। ए मैट्रिक्स ये है, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स में लिखा हूं a1 आ जाएगा a21 फिर आ जाएगा a31, यहाँ पे आ जाएगा a12। ये ट्रांसपोज कर रहे हैं हम लोग, कोफैक्टर का ट्रांसपोज, कोफैक्टर लिखोगे तो यहाँ पे आएगा a1, यहाँ पे आएगा a1, यहाँ पे आएगा a13। कोफैक्टर का जब ट्रांसपोज करते हैं तब एडजॉइंट आता है। यहाँ पे आ जाएगा आपका a22, यहाँ पे आ जाएगा आपका a, फिर यहाँ पे आ जाएगा a13, यहाँ पे आ जाएगा आपका थर्ड रो, सेकंड रो थर्ड कॉलम, यहाँ पे आ जाएगा a3। ये आप ध्यान दो ये किसी मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। अब क्या करते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो आपने
होगा डिटरमिनेंट में, जब आप किसी रो के सारे एलिमेंट को कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बन जाता है, डिटरमिनेंट। ऐसा नहीं है कि डिटरमिनेंट ऑफ ए को फर्स्ट रो के अबाउट ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं, हम लोग किसी भी रो के अबाउट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, किसी भी रो के हमारी, हाँ किसी भी कॉलम के अबाउट ही एक्सपेक्ट, बट जिस भी रो या कॉलम के अबाउट एक्सपेक्ट करोगे उस रो या उस कॉलम के सारे एलिमेंट को कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। ये आपने किया होगा थर्ड सेक्शन। यस सर। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो देखो दो मैट्रिक्स को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे, ध्यान से देखो ये जो रो है इसी का कोफैक्टर है, जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे सीधे डिटरमिनेंट ऑफ ए आ जाएगा। फिर एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर आप, हालांकि ये प्रॉपर्टी आपने पढ़ा भी होगा बट जान लो, जैसे इसी रो को कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो डिटरमिनेंट ऑफ ए आता है, और इसी रो को दूसरे रो या कॉलम के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे तो उसकी वैल्यू 0 होगी। जैसे हमने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया तो डिटरमिनेंट ऑफ ए आ रहा है, क्योंकि ये जो फर्स्ट कॉलम का कोफैक्टर है ना, ये फर्स्ट रो के कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर, लेकिन ये फर्स्ट रो का कोफैक्टर नहीं है। अगर आप फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे तो इस डिटरमिनेंट यहाँ पे वैल्यू 0 आएगी। सिमिलरली फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू 0 आएगी। फिर यहाँ पे देखो ये सेकंड रो का एलिमेंट है और ये फर्स्ट रो का कोफैक्टर है, वैल्यू 0। सेकंड रो की एलिमेंट सेकंड रो का कोफैक्टर, ये सेकंड रो का कोफैक्टर है, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी डिटरमिनेंट ऑफ सेकंड रो थर्ड रो का कोफैक्टर है, थर्ड रो का दूसरे रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू 0 आती है, और अपने रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू डिटरमिनेंट ऑफ ए आती है। अब ये थर्ड रो को आप फर्स्ट रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे तो डिटरमिनेंट वैल्यू 0 आएगी। थर्ड रो को सेकंड रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे डिटरमिनेंट वैल्यू 0 आएगी। थर्ड रो को थर्ड रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे तो डिटरमिनेंट वैल्यू सॉरी प्रोडक्ट की जो वैल्यू आएगी वो डिटरमिनेंट ऑफ ए आएगी। इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ। आवाज नहीं आ रहा। आवाज नहीं आ रहा है, फिर जोर से बोलो। नो सर सर। फ्रेश नहीं आ रहा है। फ्रेश आवाज नहीं आ रहा है सर आवाज बहुत कम आ रहा है सर। आप लोग का आवाज बिल्कुल साफ आ रहा है, तो मैं मेरे पास इंटरनेट का स्पीड बहुत अच्छा है। ईयरफोन लगाओ ना, हम भी सुनिए। 2 दिन से दुकान भी बंद था तो वो माइक्रोफोन मिला नहीं, बारिश के कारण दुकान वगैरह बंद था, जा भी नहीं पाया, माइक्रोफोन मिला नहीं। माइक्रोफोन जैसे ही मिल जाएगा तो मैं कर दूंगा, थोड़ा मैनेज कर, मैं जोर से बोलता हूँ। बोर्ड क्लियर दिख रहा है क्या? यस सर, ये तो क्लियर दिख रहा है। तो समझ में आ रहा है? यस सर। अब देखो इस मैट्रिक्स को ध्यान से देखो और मुझे बताओ कुछ कॉमन आ रहा है क्या? कुछ कॉमन? यस सर, ए डिटरमिनेंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट ऑफ ए कॉमन ले, डिटरमिनेंट ऑफ ए कॉमन लोगे तो बताओ क्या बचेगा? 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1। ये कौन सी मैट्रिक्स है, पहचान पा रहे हो क्या इसको? तो कुछ आवाज थोड़ी ना जा रहा है। जा रहा है, Yes, सबका sir. आवाज आ रहा है, मुझे सबका आवाज सुनाई दे रहा है, मैंने सबका ऑडियो ऑन कर। ये कौन सी मैट्रिक्स है बताओगे कोई? पहचान? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हाँ आइडेंटिटी में बिल्कुल सही, बताओ क्या आ जाएगा? डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू आइडेंटिटी। आइडेंटिटी हो गया क्या आरएचएस? यही आरएचएस था क्या? यही Yes. प्रूफ करना था। देखो सेकंड प्रॉपर्टी a इनटू एडजॉइंट ऑफ a इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ a इनटू y, ये इसके भी इक्वल होता है। सिमिलरली आप दूसरा भी प्रूफ कर सकते हो, एडजॉइंट ऑफ a इनटू a, तीनों इक्वल होता है। जैसे मैंने ये वाला प्रूफ किया बिल्कुल उसी तरीके से आप ये भी प्रूफ कर सकते हो। हालांकि प्रूफ की जरूरत नहीं होती, किसी एग्जाम में प्रूफ नहीं पूछेंगे,
लेकिन रिजल्ट जरूर याद होना चाहिए। रिजल्ट याद कर लेना, ये कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नोट कर लिया? Yes. नोट करना है तो कर लो, फिर मैं नेक्स्ट पेज। सर ये वाला बताइए ना, आप यहाँ क्या किए, मतलब इस वाले से पहले इसको मल्टीप्लाई किए। दो ऐसा। मैट्रिक्स को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं पहले ये बताओ। पोजीशन देखोगे यहाँ, सर इसकी पोजीशन बताओ क्या है? 1 1, ये कौन सी ए वाली की। 1 1 पोजीशन है ना? यस सर। 1 1 मतलब पहले क्या आ रहा है, फर्स्ट रो या फर्स्ट कॉलम? फर्स्ट रो। हाँ, तो पहले वाले के फर्स्ट रो को बाद वाले के फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई, ये कोफैक्टर है। कैपिटल ए से कोफैक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। A11 इंटू कैपिटल A11 प्लस A12 इंटू कैपिटल A12 प्लस A13 इंटू कैपिटल A13 किसके इक्वल होगा? डिटरमिनेंट ऑफ ए। लेकिन अगर आप किसी रो की एलिमेंट को दूसरे रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करते हो तो वैल्यू 0। चाहो तो 3/3 में कोई एग्जांपल लेके करते हो। यहाँ पे आप किसको मल्टीप्लाई करोगे? फर्स्ट रो को सेकेंड रो के कोफैक्टर से, यहाँ पे वैल्यू 0 है। यहाँ पे देखो पोजीशन क्या है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम के थर्ड कॉलम मतलब ये आपका थर्ड रो का कोफैक्टर है। फर्स्ट रो की एलिमेंट को थर्ड रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे तो डिटरमिनेंट वैल्यू 0 होगी। 0. तो समझ में आ गया होगा ये वाला पार्ट। Yes, sir. पूरे से डिटरमिनेंट ऑफ ए कॉमन आ रहा है, जो बचा हुआ आइडेंटिटी मैट्रिक्स यस। और यही रिजल्ट। नेक्स्ट पेज पे चलो, क्या नोट करना है? यस सर चल सकते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी को मैं चलता हूं। हमारा प्रॉपर्टी नंबर 3 है। थर्ड प्रॉपर्टी है डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए का जो डिटरमिनेंट होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-1। एडजॉइंट ऑफ ए का जो डिटरमिनेंट होगा ये डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 होता है। ये प्रॉपर्टी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है मेंस के लिए भी और एडवांस के लिए। मेंस एज वेल एज एडवांस बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन एनसीईआरटी में आपका एक भी क्वेश्चन रेफरेंस बुक में होगा भी तो किसी ने पूछा, एक क्वेश्चन पूछा है वो मैं बतलाऊंगा। तो अगर मैं बात करूं थर्ड ऑर्डर की, ये रिजल्ट जनरली याद कर लेना, मैं प्रूफ करके बता रहा हूं ओनली फॉर थर्ड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर। थर्ड ऑर्डर के लिए रिजल्ट क्या हो जाएगा बताओ? एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू किसके इक्वल होगी बताओ? डिटरमिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर। डिटरमिनेंट Into ऑफ 2 ए स्क्वायर। हाँ, डिटरमिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर होगा। ये यस सर। सारे ऑर्डर के लिए वैलिड है, ये जो रिजल्ट है सारे ऑर्डर के लिए वैलिड है, लेकिन हम लोगों को थर्ड ऑर्डर से ज्यादा पता है। और देखना रिसेंटली मेंस में भी क्वेश्चन आया है इस प्रॉपर्टी से और रिसेंटली एडवांस में भी क्वेश्चन आया है। 2-3 साल के अंदर 3-4 क्वेश्चन होते हैं मेंस एडवांस में। तो मैं ये वाला पार्ट प्रूव कर देता हूँ। ये प्रूफ हो गया तो ये प्रूफ आप रिजल्ट याद। अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले एक रिजल्ट प्रूव किया था, a into adjoint of a किसके इक्वल होता है बताओ? डिटरमिनेंट ऑफ ए ये इसके इक्वल होता है, ये आपका इक्वल होता है मैट्रिक्स डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 0 0 डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 0 0 डिटरमिनेंट ऑफ इसी के इक्वल होता है। into identity. हाँ, तो ये कॉमन लोगे तो वही तो हो गया डिटरमिनेंट ऑफ ए। ठीक है, मुझे चाहिए एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट, दोनों साइड डिटरमिनेंट करोगे, डिटरमिनेंट करोगे तो याद आएगा a into एडजॉइंट ऑफ a इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ये मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट मतलब यहाँ पे डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 0 0 डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 0 0 डिटरमिनेंट ऑफ। ये समझ में आया क्या? ये रिजल्ट अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले प्रूफ किया है।
इसी में क्या क्या दोनों साइड डिटरमिनेंट कर लिया, इधर भी डिटरमिनेंट कर लिया और इधर भी दोनों साइड। अब ए अलग मैट्रिक्स होता है, एडजॉइंट ऑफ ए अलग मैट्रिक्स होता है। एक प्रॉपर्टी बतलाया था, ए इनटू बी का डिटरमिनेंट किसके इक्वल होगा बताओ? डिटरमिनेंट ऑफ ए ए इनटू डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ। B. ठीक, ये हो जाएगा क्या? इसमें कोई कंफ्यूजन? लेफ्ट साइड में दोनों को अलग अलग कर लिया। प्रॉपर्टी नंबर 1 अभी जस्ट बतलाया था उधर। अच्छा, डिटरमिनेंट है तो कोई बताओगे यहाँ से कॉमन क्या आएगा? डिटरमिनेंट ऑफ ए से नहीं, कॉमन डिटरमिनेंट ऑफ ए या क्यूब। 3 था 3 3 कॉमन आएगा, क्यों आ जाएगा? मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट में अंतर क्या है? मैट्रिक्स में कॉमन लो तो सारे एलिमेंट से कॉमन आना चाहिए, यस और सर, डिटरमिनेंट का कॉमन किसी एक रो एक रो या कॉलम के एक एलिमेंट से। डिटरमिनेंट ऑफ ए कॉमन आ गया क्या? बताओ क्या बचा? डिटरमिनेंट ऑफ ए का क्यूब कॉमन आ गया, बोलो क्या बचा? 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 नहीं आ रहा? 0 0 0 1. 1। यस सर, डिटरमिनेंट है। ये डिटरमिनेंट। अब देखो तो ये डिटरमिनेंट ऑफ ए यहाँ पे कट करके 2 टाइम्स कर देगा क्या? और जब इसको सॉल्व करोगे इस डिटरमिनेंट को तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? डायरेक्ट बता दो। 1 मैं सीधे बोल सकता हूँ क्या? डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए की जो वैल्यू होगी वो डिटरमिनेंट ऑफ ए का होल स्क्वायर होगा। इनटू आई। बोल सकते हो? का होल समझ में आया क्या? कंफ्यूजन है? एक डिटरमिनेंट ऑफ ए इस क्यूब को स्क्वायर कर देगा सर हाँ बोलो, क्या करेंगे? पूछो पूछो, जो डाउट है पूछो। डिटरमिनेंट ऑफ ए स्क्वायर इनटू आई होगा ना सर, वो जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो। ये मैट्रिक्स नहीं है, ये डिटरमिनेंट है। आई तो मैट्रिक्स होता है, तो वैल्यू 1 हो गया. 1 होगा। ये डिटरमिनेंट है। आई ये होता है, हाँ. ध्यान से देखो, आई ये होता है, ये होता है, यस सर, ये आई, ये आई नहीं है, ये डिटरमिनेंट है। इसकी वैल्यू 1 है। समझ में आया? हम क्या कर रहे हैं? यस सर, ये वाला रिजल्ट भी प्रूव हो गया, लेकिन आपको ये रिजल्ट याद रखना है, आपको ये वाला रिजल्ट याद रखना है। इसी रिजल्ट को मैंने 3 वाले में प्रूव करके बताया। समझ में आया? कोई डाउट हो तो पूछो, क्योंकि अब मैं कुछ डाउट, आपके डाउट में डिस्कस करूंगा। ये जो 3 पॉइंट मैंने बताया है, इसमें किसी को कोई डाउट है? नो सर। आगे करें, नेक्स्ट पेज पे चलो क्या? Yes sir. नोट वगैरह करना है तो जल्दी कर लो, नेक्स्ट पेज पे। चलो नेक्स्ट पेज पे। यस सर। एक दो प्रॉपर्टी और है, वो भी लर्न कर ही लेना, जैसे ए ट्रांसपोज का इनवर्स, ये सब कंपटीशन में काम आएगा, जितना भी बताना। ए इक्वल होता है ए इनवर्स का ट्रांसपोज। पहले ट्रांसपोज करके इनवर्स करो या इनवर्स करके ट्रांसपोज करो, करके करो। ठीक है, इतना काफी है। अब मैं आपके डाउट्स बता देता हूँ, एक दो डाउट्स हैं आपके, तो मैं बता देता हूँ। पहले हाँ, एक कंफ्यूजन था सबको, जैसे मैंने डिस्कस किया भी नहीं था, कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट क्या होता है। जैसे आपने एक्सरसाइज स्टार्ट किया था, सर एक सेकंड, वो फोर्थ वाला बताइए ना क्या है वो, फोर्थ वाला समझ नहीं आया। कोई मैट्रिक्स ए है ना, इसका ट्रांसपोज करना है और उसके बाद इनवर्स करना है। या तो पहले ट्रांसपोज करने के बाद इनवर्स फाइंड करो, या फिर इनवर्स करने के बाद ट्रांसपोज फाइंड करो, बात एक ही है। आपको 3x3 मैट्रिक्स लेना है, ठीक है, उसके ट्रांसपोज का इनवर्स करके देखना क्या आता है। पहला पार्ट कर लो और दूसरा पार्ट क्या करना है, इनवर्स करने के बाद ट्रांसपोज करना, तो दोनों आंसर सेम आएगा। ये रिजल्ट इसलिए बतला दिया, कंपटीशन में एडवांस के क्वेश्चन में ये प्रॉपर्टी बहुत ही ये वाली एनसीईआरटी में आपको कहीं यूज नहीं होगा ऐसा। बस इतना याद रखो ना, पहले ट्रांसपोज करो फिर इनवर्स करो, या फिर पहले इनवर्स करो फिर ट्रांसपोज करो, बात। बाकी इन सब पे बेस्ड जो एडवांस लेवल के क्वेश्चन है ना,
वो जब क्लासेस स्टार्ट होंगी होपफुली जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा। केसेज बहुत कम हो गए हैं और 1 जून से लॉकडाउन कम होना शुरू हो जाएगा। जब क्लासेज स्टार्ट होंगी थ्योरी एक बार कर लो, फिर मैं एडवांस के क्वेश्चंस भी आपको क्लास में करवाऊंगा। एडवांस के क्वेश्चन ऑनलाइन करवाऊंगा तो वो इफेक्ट नहीं आएगा जो इफेक्ट क्लास में आएगा। अभी आप थ्योरी आगे करो ना, बाकी क्वेश्चंस तो मैं कभी भी करवाऊंगा जब भी खुलेगा। आगे करता हूं। एक है कंसिस्ट, आपने पढ़ा होगा, जैसे मैंने बोला था कि 4.6 मार्क करके आओगे, तो पहला क्वेश्चन ही स्टार्ट में था कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। उसमें भी कुछ लोगों को डाउट है। पहले मैं टर्म को एक्सप्लेन कर देता हूँ। कंसिस्टेंट सिस्टम क्या होता है? कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन। बताओगे कंसिस्टेंट सिस्टम क्या होता है? कंसिस्टेंट सिस्टम होता है इफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन, अगर सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज सॉल्यूशन, जैसे 3 इक्वेशन है, अगर सॉल्यूशन होगी तो इक्वेशन इज कॉल्ड कंसिस्टेंट। इफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज सॉल्यूशन देन इट इज कंसिस्टेंट सिस्टम, देन इट इज कंसिस्टेंट सिस्टम। सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? जैसे 3 इक्वेशन होती है ना, 3 केस हो सकता है यूनिक सॉल्यूशन। आप लोग जहाँ पे पढ़ रहे हो उस रूम से दूसरों को, घर वालों को बोलो कि बाहर चले, डिस्टर्ब हो रहा है, रूम बिल्कुल लॉक कर दो। हाँ, मैंने क्या बोला था? अगर देखो 3 इक्वेशन हो तो 3 केसेज हो सकते हैं। हो सकता है आपका इक्वेशन का एक सॉल्यूशन यूनिक सॉल्यूशन, हो सकता है सिस्टम का इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और हो सकता है उस इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन ही ना हो, नो सॉल्यूशन। 3 पॉसिबिलिटी है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन एंड नो सॉल्यूशन। अगर सिस्टम ऑफ इक्वेशन की सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन वो कुछ भी हो सकती है, यूनिक सॉल्यूशन भी हो सकती है और इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी हो सकती है। अगर सॉल्यूशन है तो सिस्टम जो है कंसिस्टेंट है। ऐसा भी हो जाता है किसी इक्वेशन का सॉल्यूशन ना हो, उसको हम लोग बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। सर उसको बोलिए ना माइक ऑफ कर लिया अतुल को। अतुल माइक ऑफ कर दो, बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। सही है, मुझे भी डिस्टर्ब हो रहा है। मैंने माइक ऑन इसलिए अलाउ किया है कि आप अपने डाउट्स पूछ सको, कुछ नहीं समझ में आया तो कम्युनिकेट कर सको। पीछे से घर वालों की आवाज आ रही है, उससे डिस्टर्ब हो रहा है, सबको डिस्टर्ब हो रहा है। नेक्स्ट करना इनकंसिस्टेंट सिस्टम। इनकंसिस्टेंट सिस्टम क्या होगा? ऐसी सिस्टम ऑफ इक्वेशन जिसमें सॉल्यूशन ना हो। सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। बोलोगे सर पता कैसे चलेगा सिस्टम कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट? ये पता कैसे चलेगा? सबसे पहले आप क्या करना, सबसे पहले डिटरमिनेंट ऑफ ए फाइंड करो। ध्यान से देखना, ये सब भी कंपटीशन में बहुत पूछते हैं। आईआईटी वालों का फेवरेट टॉपिक जो है ना पूरे मैट्रिक्स डिटरमिनेंट में, सबसे फेवरेट यही है, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। हालांकि सीबीएसई वालों ने पिछली बार 12th में हटा दिया था, बट 12 आपका मेन मोटिव नहीं है, मेन मोटिव कंपटीशन। सबसे पहले आप क्या करो, डिटरमिनेंट ऑफ ए फाइंड करो। डिटरमिनेंट ऑफ, अब 2 पॉसिबिलिटी है, या तो ये वैल्यू 0 नहीं होगी या डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 0 होगी। 2 ही केस है। जब आप डिटरमिनेंट फाइंड करते हो तो या तो डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होगी या डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 नहीं होगी। अगर डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 नहीं है तो सिस्टम कंसिस्टेंट होता है। सिस्टम इज कंसिस्टेंट with unique solution। यूनिक मतलब एक ही सॉल्यूशन होगा, एक्स वाई जेड की एक ही वैल्यू होगी, और आपके एनसीईआरटी लेवल पे ना जो भी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा वो यूनिक सॉल्यूशन वाला ही है। 6 मार्क्स का आता है सीबीएसई बोर्ड में।
5 मार्क्स का मैं भी वो आपका यूनिक सॉल्यूशन वाला ही आएगा। सॉल्यूशन फाइंड करने का मेथड पिछली क्लास में मैंने बता दिया था। a into x इक्वल टू d लिखोगे, फिर a इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई करोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, a इनवर्स इनटू d, जिस पे हम लोगों ने किया भी था लास्ट क्लास में क्वेश्चन, और ये सबने कर दिया, समझ में भी आ गया। फिर सेकेंड पॉसिबिलिटी बनती है कि डिटरमिनेंट अगर जीरो हो जाए। अब खुद से सोचो, अगर किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जीरो हो जाए तो a इनवर्स निकलेगा क्या, बताओ। a इनवर्स निकाल सकते हो अगर डिटरमिनेंट जीरो है तो? बिल्कुल नहीं। क्योंकि डिटरमिनेंट जीरो हो गया तो a इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। उस केस में सॉल्यूशन कैसे फाइंड करें, आ रहा है क्या समझ? अगर डिटरमिनेंट जीरो हो जाए तो फिर आप क्या करना, x के लिए a इनवर्स इनटू d करते हो, याद करो पिछली क्लास में बताया था। x मैट्रिक्स यस क्या सर, होता है, a इनवर्स इनटू डी a इनवर्स के लिए क्या क्या किया था, सबसे पहले माइनर, माइनर फिर कोफैक्टर, कोफैक्टर फिर एडजॉइंट, ट्रांसपोज। और एडजॉइंट को डिटरमिनेंट से डिवाइड करते हो तो a इनवर्स आ जाता है। ये क्या था? यस तो अगर डिटरमिनेंट जीरो है तो a इनवर्स तो नहीं निकलेगा, a इनवर्स नहीं निकलेगा, फिर कैसे फाइंड करोगे? तो अगर a डिटरमिनेंट जीरो है तो सिस्टम का एक सॉल्यूशन नहीं होगा, या तो नो सॉल्यूशन होगा या इनफाइनाइट सॉल्यूशन। बोलोगे सर पता कैसे चलेगा? सबसे पहले अब आप क्या करो, a इनवर्स तो नहीं फाइंड कर सकते, लेकिन क्या बोलते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड कर सकते हो क्या? a इनवर्स नहीं फाइंड कर सकते, एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड कर सकते हैं। आप क्या करना, एडजॉइंट ऑफ ए इनटू d कर दो, एडजॉइंट ऑफ a को d से मल्टीप्लाई कर दो, एडजॉइंट ऑफ a इनटू d आ जाएगा। फिर से दो पॉसिबिलिटी है, या तो एडजॉइंट ऑफ a इनटू d की वैल्यू जीरो मैट्रिक्स आएगी, या तो नल मैट्रिक्स आएगी, या फिर नल मैट्रिक्स नहीं आएगी। नल मैट्रिक्स नहीं है, समझ में आ रहा है? एडजॉइंट ऑफ a को d से मल्टीप्लाई करो, या तो नल मैट्रिक्स आएगा जिसका सारा एलिमेंट जीरो होगा, या नल मैट्रिक्स नहीं आएगा। अगर नल मैट्रिक्स आ गया तो अगेन सिस्टम जो है कंसिस्टेंट है और इनफाइनाइट सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट विथ इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इसमें सॉल्यूशन जो होगी इनफाइनाइट होगी, बहुत सारी सॉल्यूशन। और अगर नल मैट्रिक्स नहीं आया तो नो सॉल्यूशन, सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट और उस सिस्टम का सॉल्यूशन नहीं होगा, इनकंसिस्टेंट। अब बताओ कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट समझ आया क्या? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बिना बोर्ड देखे हुए बता सकते। सबसे पहले a का डिटरमिनेंट फाइंड करो। दो पॉसिबिलिटी है, या तो a का डिटरमिनेंट जीरो होगा या a का डिटरमिनेंट जीरो नहीं होगा। अगर a का डिटरमिनेंट जीरो है तो सिस्टम की एक सॉल्यूशन होगी। एक सॉल्यूशन का मतलब x की कोई एक वैल्यू होगी, y की कोई एक वैल्यू होगी, z की कोई एक वैल्यू होगी, और सॉल्यूशन आप इस मेथड से फाइंड करेंगे। लास्ट क्लास में हमने यूनिक सॉल्यूशन हो तो भी सिस्टम कंसिस्टेंट होती है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो तो भी सिस्टम कंसिस्टेंट, ठीक है ना? अगर सिस्टम आपका, बोलोगे सर अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए जीरो आ गया, जीरो आ गया तब तो ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, उस केस में यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा, या तो अब इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा या फिर नो सॉल्यूशन। पता कैसे चलेगा? तो इस केस में क्या करो, एडजॉइंट ऑफ ए निकाला ही था आपने, उसको डी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई। अगर एडजॉइंट ऑफ ए को डी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे, या तो जीरो मैट्रिक्स आएगी या जीरो मैट्रिक्स नहीं आएगी। अगर जीरो मैट्रिक्स आ गई तो उसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, सिस्टम अभी भी कंसिस्टेंट होगा। कंसिस्टेंट मतलब चाहे एक सॉल्यूशन हो चाहे इनफाइनाइट। लेकिन अगर एडजॉइंट ऑफ ए इनटू डी नल मैट्रिक्स नहीं आएगा, उसमें एक भी एलिमेंट आ गया जो कि जीरो नहीं है, वो सिस्टम इनकंसिस्टेंट होगा, उसकी कोई भी सॉल्यूशन नहीं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट पेज पे चलो, अगले पेज पे चलो। यस सर। अगला आता है एक और टर्म है होमोजीनियस इक्वेशन, नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। होमोजीनियस इक्वेशन क्या होता है, ध्यान से सुनो।
अगर बी मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स के तीनों एलिमेंट जीरो है, जीरो जीरो जीरो, जैसे a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू, पहले हम लोगों ने d1 किया था, अब जीरो, a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू जीरो, a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू जीरो। डिफरेंस क्या है इसमें और जो हम लोगों ने पिछली क्लास में किया था उसमें डिफरेंस क्या है बताओ? पिछली क्लास में किया था वहां पे ये कुछ एलिमेंट होते थे, तीनों जीरो नहीं होता। अगर तीनों जीरो हो गया इसको हम लोग बोलते हैं होमोजेनियस इक्वेशन की जो सॉल्यूशन होती है ऑलवेज कंसिस्टेंट होती है, इसकी सॉल्यूशन इनकंसिस्टेंट हो ही नहीं सकती, ठीक है? तो लिख लेना इट्स सॉल्यूशन इज ऑलवेज कंसिस्टेंट। होमोजेनियस इक्वेशन हमेशा कंसिस्टेंट होती है, इनकंसिस्टेंट कभी नहीं। या तो यूनिक सॉल्यूशन होगी या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन। पता कैसे चलेगा? फिर से आप क्या करो, डिटरमिनेंट ऑफ ए फाइंड, डिटरमिनेंट ऑफ ए फाइंड। फिर से दो केस है, डिटरमिनेंट ऑफ ए या तो जीरो होगा या डिटरमिनेंट ऑफ ए जीरो नहीं होगा। अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए जीरो है तो कंसिस्टेंट तो ऑलवेज है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। डिटरमिनेंट ऑफ ए जीरो आ गया तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और डिटरमिनेंट ऑफ ए जीरो नहीं आया तो इस यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन। एक और टर्म यूज करते हैं आईआईटी वाले, वो भी बता देता हूँ, इसको हम लोग ट्रिवियल सॉल्यूशन भी बोलते हैं। ये नॉन ट्रिवियल, ये ट्रिवियल सॉल्यूशन। हाँ, ये आपका ट्रिवियल सॉल्यूशन है, ट्रिवियल सॉल्यूशन। बस ट्रिवियल टर्म यूज कर देते हैं, ट्रिवियल नॉन ट्रिवियल सिर्फ होमोजेनियस इक्वेशन में होता है, नॉन होमोजेनियस में नहीं होता। होप कर रहा हूँ आप कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, होमोजेनियस, नॉन होमोजेनियस, ट्रिवियल, नॉन ट्रिवियल सब समझ में आ गया। नोट कर लो, एक बार पढ़ना, सारा समझ में आ जाएगा। आज मैंने जितनी भी थ्योरी बताई है सबकी सब कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से उतना यूज। आगे चलें, थ्योरी आज एक इतना ही। सेकंड Yes, सर, sir. सर रुक जाइएगा 2 मिनट बस। कोई बात नहीं, यहाँ पे कर लो नॉन होमोजेनियस। सर ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल क्या होता है? होमोजेनियस इक्वेशन हमेशा कंसिस्टेंट होगा, यस, हाँ या नहीं? क्यों होगा कंसिस्टेंट? पहले ये बताओ। क्योंकि उसका वैल्यू 0 आ रहा है ना। टी का वैल्यू जीरो आ रहा है, नहीं नहीं, हाँ टी जीरो है ना, ध्यान से देखना, 2 मिनट में एक्सप्लेन करूंगा, इसको ध्यान से समझो। अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए जीरो आ गया, सॉरी डिटरमिनेंट ऑफ ए जीरो नहीं आया तो सिस्टम क्या होगा, कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट? कंसिस्टेंट होगा, नहीं आया कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट। डिटरमिनेंट ऑफ ए जीरो आ गया तो कंसिस्टेंट भी हो सकता है और इनकंसिस्टेंट भी हो सकता है। ध्यान से सुनो, अगर डी नल मैट्रिक्स है, डी नल है तो एडजॉइंट ऑफ ए इनटू डी क्या होगा, नल होगा नहीं होगा? होगा। होगा। अगर डी नल है आपका, डी की सारी एलिमेंट जीरो है, इन दोनों का प्रोडक्ट जीरो होगा या नहीं होगा? होगा। ऐसा भी हो सकता है कि जीरो ना हो? नो सर। नहीं, क्लियरली दिख रहा है क्या? इस वाले केस में भी कंसिस्टेंट और इस वाले केस में भी कंसिस्टेंट। यस सर। ये आइडिया लग जाता है कि होमोजेनियस इक्वेशन हमेशा कंसिस्टेंट होगा। यस सर। कंसिस्टेंट में दो पॉसिबिलिटी होती है, या तो यूनिक सॉल्यूशन या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन कब होगा? जब डिटरमिनेंट ऑफ ए जीरो नहीं होगा, तभी तो इसे बताया था ना, डिटरमिनेंट ऑफ ए जीरो नहीं होगा तो यूनिक सॉल्यूशन।
और डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 हो गया तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन। फाइनाइट ही होगा, क्योंकि नो सॉल्यूशन हो ही नहीं सकता। इसके लिए एडजॉइंट फाइंड करने की जरूरत है क्या? बताओ, इसमें एडजॉइंट फाइंड करने की जरूरत है क्या? नो सर। नहीं। तो अगर होमोजेनियस इक्वेशन में यूनिक सॉल्यूशन है, उसको हम लोग ट्रिवियल सॉल्यूशन एक वर्ड दे दिया, नाम दे दिया। होमोजेनियस इक्वेशन के यूनिक सॉल्यूशन को ट्रिवियल सॉल्यूशन बोलते हैं और इनफाइनाइट सॉल्यूशन को सर वो सिंपल एक नाम किया गया ना, वो बस एक word अल्टरनेटिव नेम कर दिया गया। हाँ, और इस वर्ड को यूज करते हैं आईआईटी मेंस वाले भी, एडवांस वाले। ओके सर। समझ आ गया ना? नॉन होमोजेनियस Yes, इक्वेशन क्या होगा? तो अगर डी मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स नहीं है, इफ डी इज नॉट इक्वल टू नल मैट्रिक्स, डी अगर नल मैट्रिक्स नहीं है तो तीनों पॉसिबिलिटी हो सकती है। कंसिस्टेंट में यूनिक सॉल्यूशन भी हो सकता है, कंसिस्टेंट में इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी हो सकता है, नो सॉल्यूशन भी हो सकता है। ये तो आपने पीछे किया ही था। समझ में आया? डी नल मैट्रिक्स नहीं, मान लो यहाँ पे 1 2 3 है, यूनिक सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है या नो सॉल्यूशन है, तो कर लोगे ना? पीछे थ्योरी तो बता ही दिया। आगे करें? यस सर। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब आपके में डाउट्स